So, in this class, we will study about the cell membrane. Cell membrane is the very interesting thing of the cell. I think it is the most important thing of the cell. This is very interesting class, and in this class we are going to study about the cell membrane, how it functions, ये कैसे काम करती है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, कैसे प्रोटेक्ट करती है, इसमें लिपिड और प्रोटीन कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे प्रोटीन लिपिड के लिक्विड इन्वायरमेंट में डांस करता है, कैसे आरबीसी का जो कंपोजिशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड का क्या फंक्शन है, प्रोटीन का क्या फंक्शन है, और मेम्ब्रेन का जो खासकर फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट करना, कुछ चीजें यहाँ से वहां भेजना, इधर से उधर भेजना, वो इधर उधर करने में बहुत माहिर है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे सेल मेम्ब्रेन किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करती है, अंदर भेजती है या बाहर भेजती है, वो डिसाइड करती है कि किसको अंदर घुसेड़ देना है, किसको बाहर निकाल के फेंक देना है। और ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि जिंदगी जीने के लिए प्यार बहुत जरूरी है, लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बट एज ए बायोलॉजिस्ट जिंदा रहने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत जरूरी है। यदि सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर पाएगी, जब सेल सरवाइव नहीं कर पाएगी तो जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो प्यार किससे करोगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल देखो बेटा, सेल क्या होता है कि सेल छोटी छोटी केमिकल से मिलकर के बना होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जब ओरिजिन ऑफ लाइफ में ओपरिन ने थ्योरी दी थी कि केमिकल ओरिजिन ऑफ, उन्होंने लाइफ दिया था कि लाइफ केमिकल से ओरिजिन हुई थी, तो हमारे अंदर केमिकल्स तो हैं, सेल के अंदर केमिकल्स हैं, लेकिन वो केमिकल्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें लाइफ कहाँ से आती है, उनमें जिंदगी कहाँ से आती है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके चारों तरफ आ जाती है तब उनके अंदर लाइफ आती है और सेल जो है इंजॉय करना चालू करती है। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे आप सपोज करो, अब इसको विजुलाइज करो, आप सपोज करो, आप एग्जांपल लेते हैं, आप मार्केट में जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए, आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए आप कहते हो आलू दे दो, प्याज दे दो, गिव मी द पोटैटो, गिव मी द अनियन, गिव मी द गार्लिक, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड लेटर ऑन यू आस्क हिम दैट गिव मी द पॉलीथीन बैग। वो झिल्ली देता है ना, उसमें सारा सामान आप डालते हो, ये आलू डाला, बैगन डाला, ये डाला, वो डाला, सारी सब्जी डाली या कोई भी सामान आपने डाला, तो that polythene bag, that transparent polythene bag carries all the things inside that. So सेल मेम्ब्रेन भी लगभग उसी तरीके से काम करती है, बट सिर्फ अंतर ये है कि पॉलीथीन बैग में आप चीजें मूव नहीं कर सकती, बट हमारी सेल मेम्ब्रेन इतनी खूबसूरत डिजाइन की है भगवान ने कि उसके अंदर से चीजें जा भी सकती है, आ भी सकती है, बट सिलेक्टेबल। एक गार्ड बिठा के रखता है, कौन जाएगा कौन जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, किस रास्ते से कौन मॉलिक्यूल जाएगा, सब डिसाइड होता है सेल मेम्ब्रेन में। तो चलो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन हो गई आपकी की झिल्ली, मेम्ब्रेन को हिंदी में झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज द, सपोज दिस इज द सेल and this is the membrane. So the outermost covering is the cell membrane. जो सेल का जो इनसाइड होता है बेटा, इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल and plasm means fluid. Plasm means fluid. So सेल मेम्ब्रेन को इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि द मेम्ब्रेन अराउंड द फ्लूइड, so it is also known as the plasma membrane. So the detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s. ये क्वेश्चन आपके नीट में आ सकता है कि कब जो है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा गया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। ऐसा नहीं कि सिंपल माइक्रोस्कोप से ही देख लिया गया था कि कोई टहलते हुए आया था, अरे ये पड़ी रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई कब हुई? 1950s में। ये एक डेटा इंपॉर्टेंट है, तब हमें पता चला कि सेल के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ओके, सो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम लोग जो है थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करो
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग एक एक करके जानेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। ओके, लिपिड प्लस प्रोटीन, ये दो चीजों से मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। लिपिड की लेयर बाई लेयर होती है, मींस लिपिड इज इन टू लेयर्स। ओके, लिपिड इज इन टू लेयर्स एंड प्रोटीन इज स्कैटर्ड एंड एम्बेडेड। प्रोटीन क्या होते हैं, जगह जगह मोज़ेक के पैटर्न पे बैठे होते हैं। तो एक्चुअली जब सेल की डिस्कवरी की जा रही थी तो कई मॉडल आए थे। रॉबर्टसन ने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था, फिर सैंडविच मॉडल आया, फिर उसके बाद जो है तरह तरह की उन्होंने डिस्कवरीज की। लेकिन बाद में जब सेंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया तो वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल हुआ। फ्लूइड मोज़ेक मतलब कि जो सेंगर एंड निकोलसन का था, सेंगर एंड निकोलसन, नाइनटीन 72 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बेटा नीट में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इन्होंने क्या किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। So fluid is lipid. The fluid portion is formed by the lipid and mosaic is formed by the protein. जैसे हमारी फर्श में प्रोटीन होती है, फर्श में मोज़ेक होता है ना, जगह जगह पैचेस लगे होते हैं, खूबसूरत डिजाइन बनता है, वैसे ही उस फ्लूइड में प्रोटीन ऐसे होते हैं और वो ढिकचिक ढिकचिक डांस करते थे इधर उधर घूम करके। तो अभी हम जानते हैं, अब हम देखेंगे कि लिपिड का क्या स्ट्रक्चर है, व्हाट इज लिपिड। सो सपोज करो ये आपका लिपिड हो गया, दिस इज द फॉस्फो ग्रुप एंड दिस इज द लिपिड ग्रुप। सो एक तो लिपिड होता है, दूसरा होता है फॉस्फोलिपिड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, मतलब लिपिड के पास एक जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है। अभी लिपिड मॉलिक्यूल जब हम लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग लिपिड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये एल्कोहल डेरिवेटिव होता है, 3 कार्बन चेन होती है, उसके चारों ओर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, फिर उसमें एसिडिक ग्रुप आकर के ज्वाइन कर जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो कैसे लिपिड की फॉर्मेशन होता है। जो ये टेल होती है ये एरोमेटिक टेल होती है, ये इसमें सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं, कब डबल बॉन्ड होता है, कब सिंगल बॉन्ड होता है, और डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग लिपिड का बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक स्केलेटल स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइम बॉन्ड में खत्म कर सके, नहीं तो ये चैप्टर चलता ही रहेगा। तो सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि एक फॉस्फोलिपिड की एक डबल लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन इज ऑफ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। एक लेयर ये हुई, दूसरी लेयर ये हुई। अब ये लेयर बनती कैसे है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं। दिस इज द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, दिस इज द टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से डिटेल में समझते हैं इसको बेटा। सपोज करो ये अपना फॉस्फोलिपिड ग्रुप है, ये स्माइल कर रहा है यहाँ पे, और ये इसकी दो टेल हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी हाइड्रोकार्बन चेन, और ये हो गया आपका फॉस्फो ग्रुप। जो फॉस्फो ग्रुप होता है इसमें आप जानते हो कि फॉस्फेट का, फॉस्फो ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, डबल बॉन्ड लगे होते हैं इसमें ना, ऑक्सीजन होता है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब कि पानी से प्यार करने वाला, ये पानी से बहुत प्यार करता है। इट लव्स टू बी इन द वाटर, so it don't hate the water, and this hydrocarbon chain, this is known as the hydrophobic। ये होती है आपकी हाइड्रोफोबिक, मींस पानी से डरने वाला। हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक
and phospho group is the hydrophilic. It loves the water. This side, this rounded structure loves the water, and this tail structure hates the water, loves the lipid. ये फैट को प्यार करता है, हाइड्रोफोबिक. जैसे हाइड्रोफोबिया आपने सुना होगा ना कि पानी से डर लगता है. When a dog bites and the rabies disease occurs, then what happens that a person get threatened while seeing the water. So hydrophobic means it has phobia with the water. So how this thing is arranged, why this structure is arranged, why this structure is formed in the cell? Let's see. See, this is the structure of the membrane. This is the phospholipid molecules, and the next layer, the second layer, in the second layer phospholipid molecule ऐसे उल्टे लटक जाते हैं. पहली वाली लेयर में तो सीधे थे, दूसरी वाली लेयर में उल्टे लटक गए. क्यों? वाई ऐसा स्ट्रक्चर हो गया? अब देखो आप, ये है सेल. सेल के चारों ओर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म, उसमें भी पानी. साइटोप्लाज्म में भी वाटर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी वाटर है. Okay, sir. So what happens? This is the hydrophilic. Cellular fluid. This is the hydrophilic, and it is the hydrophobic. So they align in this fashion that hydrophilic. Okay, see, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ. सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर है तो हाइड्रोफिलिक हेड इधर हो गया. सेल के बाहर वाटर है तो हाइड्रोफिलिक हेड बाहर हो गया. और बीच में ये हो गया आपका हाइड्रोफोबिक रीजन. दिस इज द हाइड्रोफोबिक रीजन. ओके, so this is the hydrophilic end, this is the hydrophilic end. So to arrange inside outside the cell and to have the homeostasis with the cellular environment, what happens that phospholipid molecules की एक लेयर ऐसे आती है, दूसरी उल्टी आ जाती है. जब दूसरी उल्टी आ जाती है तो क्या होता है कि ये जो है दोनों एंड हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो पानी में टच करेंगे और बाकी हाइड्रोफोबिक एंड आ जाता है. अब इसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे पूछा जाता है कि ये सपोज करो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ऐसा, ऑप्शन ए, और ऐसा, ऑप्शन सी, ऐसा, और एक कोई ऑप्शन और बता देते हैं तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा. तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज. अब हमने ये जाना है कि बेसिक जो है सेल का स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिडिकल लेयर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है. अब प्रोटीन भाई क्या करते हैं? प्रोटीन जो है बीच में आकर के घुस जाता है, मुझे भी जगह दो, मुझे भी जगह दो, आ जाता है. अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लेयर है, ठीक है, बाई लेयर. दिस इज द बाई लेयर. अब इसमें से लिपिड मॉलिक्यूल्स तो चले जाएंगे, लिपिड मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, बट व्हाट हैपेंस जो हाइड्रोफिलिक नहीं है, जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक नहीं है, उनका क्या? उनको अंदर बाहर करने के लिए अब प्रोटीन को सेल ने कहा भैया तुम आ जाओ, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी. अब प्रोटीन भाई आते हैं. नाउ द प्रोटीन विल कम एंड द प्रोटीन विल सी. दिस इज द सेलुलर स्ट्रक्चर. ये हाइड्रोफोबिक एंड बीच में, हाइड्रोफिलिक एंड इधर. Now what will happen? The protein will come like this.
I have come. Now again the cell membrane will continue in this manner. Now few proteins will lie like this. ऐसे. Then again the phospholipid molecule will come. And few protein molecules will lie here. Okay. So the protein molecules which are in the membrane from first layer to second layer, from throughout, they are the throughout membrane, पूरी membrane के ऊपर से नीचे तक होते हैं, उनको कहते हैं हम integral protein. What they are called? Integral protein. पूरा अंदर तक घुसे हुए हैं, पहली लेयर से लेकर दूसरी लेयर तक. फिर जो बस अटैच्ड हैं, ओके, दे आर नोन एज द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. और जो बाहर है, जो प्रोटीन बाहर है, सिर्फ आउटसाइड बस लगे हुए किसी तरह, दे आर नोन एज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड, एक्सट्रिंसिक आउटसाइड प्रोटीन. तो कैसे पता चला कि इंटीग्रल प्रोटीन कौन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन है? तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि सेल मेम्ब्रेन को फ्रैक्शनेशन किया और फिर कोशिश किया कि कैसे हम प्रोटीन को बाहर निकाल लेते हैं. जो प्रोटीन आसानी से बाहर आ गया, तुरंत कुछ केमिकल लगाया, तुरंत तुरंत धड़ा 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 बाहर जाने लगा. रहे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, मतलब कि उसकी बॉन्डिंग लिपिड लेयर से कम है, वो आउटसाइड ही है बस. बट जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो इंटीग्रल प्रोटीन है, वो अपने हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक एंड से भी जुड़ रहा है, हाइड्रोफिलिक एंड से भी जुड़ रहा है और हाइड्रोफोबिक एंड से भी जुड़ा हुआ है, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है. तो इसमें बॉन्ड ज्यादा है इसमें, तो इसको निकालने में ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी. तो डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, साइंटिस्ट डिड्यूस दैट व्हाट इज द इंटीग्रल प्रोटीन एंड व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. अब इन प्रोटीन्स के और लिपिड के ऊपर देखो एक और चीज होती है, इन लिपिड के ऊपर एक और चीज होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है. प्रोटीन के ऊपर भी ऐसे 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 ऐसे. ये क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट मोइटी, या इनको कहते हैं शुगर. बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, कार्बोहाइड्रेट मोइटी और शुगर. These carbohydrate moieties help in the cell interaction. सेल, इस कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस से ही सेल जान जाती है, ओ ये तो मेरी सहेली है, इसी इज माय फ्रेंड, उससे मिल जाएगी. इसी कार्बोहाइड्रेट मोइटी से, इसी शुगर से वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, ओके, डब्ल्यूबीसी आइडेंटिफाई करेगा, दिस इज द एनिमी, ईट इट एंड फिनिश इट, किल दिस सेल, दिस इज द एनिमी सेल. दिस हेल्प्स इन द हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टेस्ट. हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि जैसे हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, कि किसी की किडनी किसी में लगा दिया, किसी की हार्ट किसी में लगा दिया, तो उसमें देखा जाता है कि कोई क्लोज रिलेटिव हो, मतलब थोड़ा जेनेटिक स्ट्रक्चर उसका सिमिलर हो, ताकि जब हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करें तो रिजेक्ट न कर दे बॉडी. तो यही कार्बोहाइड्रेट मोइटी हेल्प करता है कि वो ऑर्गन रिजेक्ट ना होने पाए, सिमिलर है कि नहीं है, ये आइडेंटिफाई करता है. ठीक है. आरबीसी के ऊपर ये यही होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो बताती हैं कि ब्लड ग्रुप ए है कि ब्लड ग्रुप बी है, कि ओके इसको इसकी रगों में मेरी माँ का खून दौड़ रहा है, कि ये किसकी इसकी रगों में इसका खून दौड़ रहा है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसी कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू से पता चलता है. तो सेल मेम्ब्रेन का ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. द ये आप ऐसे अगर हम लोग इसको वो कर दें, तो एक बेसिक साइज स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का. अगर ये हम लोग मान लें कि सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें एक फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये तीन मेन चीजें होती हैं. ठीक है. तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells (RBCs), तो RBCs पे बहुत स्टडी की गई है. Enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इससे पता चला. कैसे पता चला? क्योंकि ये बाई कॉन्केव होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो इन पे स्टडी करनी थोड़ी आसान थी आरबीसी पे. These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and protein. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड
और प्रोटीन से बनी होती है। आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख लो, जो हमने अभी डिस्कस किया ना बुक में भी वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो आप, ये देखो लिपिड का पूरा फ्लूइड है, ये लिपिड का जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर नहीं, ये राउंड स्ट्रक्चर, ये राउंड 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 स्ट्रक्चर है, ये है क्या है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो ग्रुप। दिस इज द फॉस्फो ग्रुप, दिस इज द फॉस्फो ग्रुप, and this is the hydrophobic end, this is the hydrophobic end। ये देखो ये टेल वाला स्ट्रक्चर ना हाइड्रोफोबिक एंड है। अब इसमें आप देखो ये प्रोटीन, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन, एकदम इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पर अंदर तक लगा हुआ है। ये हाइड्रोफिलिक एंड से भी बॉन्ड बना रहा है, इससे भी बॉन्ड बना रहा है। और फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, आप देखो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, एक लेयर ये है फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द फॉस्फोबाइलिपिड। और इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से जा रहे हैं। इन पे देखो शुगर मोइटी लगी हुई है, ये शुगर मोइटी लगी हुई है, यही शुगर मोइटी येलो कलर की आप देख रहे हो ना बेटा, येलो कलर की है, ये ग्रीन कलर की जो होती है मोइटीज, ये रिकॉग्निशन में सेल के हेल्प करती हैं और इनके बहुत फंक्शन है। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ये इसको रिजिडिटी इम्पार्ट करता है। सपोज कोई चीज बहुत एकदम फ्लूइड ही है तो बहती चली जाएगी, और कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसको रिजिड भी करे, थोड़ा सा जेली टाइप स्ट्रक्चर हो, कुछ रिजिडिटी भी हो, मतलब चला बहानाओं में बह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी रिजिडिटी भी होनी चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल इसको रिजिडिटी इम्पार्ट करता है, थोड़ी सी फ्लूइडिटी भी इम्पार्ट करता है, यानी कि देता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखो कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे काम करता है, अभी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी देखो बुक क्या बता रही है आपको, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग। हाँ, तो अब these studies show that cell membrane is mainly composed of lipids and protein. The major lipids are phospholipid, okay, that are arranged in a bilayer। जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो बाइलेयर में वो अरेंज होते हैं, ठीक है। The lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part। अभी हमने डिस्कस किया कि पोलर हेड होते हैं, ऐसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक एंड हो गया, ये हाइड्रोफिलिक एंड हो गया। This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। Okay, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेल है, मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। अनसैचुरेटेड होता तो इसमें डबल बॉन्ड होता, इसमें सिंगल बॉन्ड है। This ensures that the non-polar tail of the saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। जो हमने डिस्कस किया बेटा ना अभी कि ये जो पलट जाती है, ये सीधे पलट जाता है, इसीलिए पलट जाता है कि वो एक्वस एनवायरनमेंट से नॉन पोलर टेल बची रहे। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन clearly revealed that the cell membranes also possesses protein and carbohydrate। ठीक है, अब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया, कई केमिकल रिएजेंट लगाए, उससे पता चला कि अच्छा इसमें प्रोटीन भी है, अच्छा फिर इन्होंने टेस्ट किया, अच्छा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, अच्छा शुगर भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी, तो पता चलता रहा। तो अब ये प्रोटीन और लिपिड कितना होता है डिपेंड करता है कि प्रोटीन लिपिड कितना है, रेशियो पता करना था कि अच्छा है तो आखिर कितना है। अब जैसे मान लो नर्व सेल है, वहां पे लिपिड ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि लिपिड में फ्लूइडिटी ज्यादा है, उसको नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, तो वहाँ लिपिड ज्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा घी खाया करो, घी खाओगे तो दिमाग तेज होगा। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि तेल मत खाओ, घी मत खाओ, फैटी एसिड मत खाओ, बच्चों को ऑयली मत खिलाओ, ये मत खिलाओ। उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि माइलिन शीट, जिसको लिपिड चाहिए होती है, बॉडी में लिपिड कम हो गई, फैट कम हो गया, माइलिन शीट पे लिपिड की मेम्ब्रेन बन नहीं रही, अब नए न्यूरोनल कनेक्शन भी बन रहे हैं, बच्चे का दिमाग सुस्त होता जा रहा है, मेमोरी कमजोर होती जा रही है। इसलिए ईट द घी टू इंक्रीज योर मेमोरी पावर, बिकॉज वो आपकी बॉडी को लिपिड और फैट देगा जो आपकी माइलिन शीट नर्व सेल में बनाने में हेल्प करेगा। अब तो आप जैसे कुछ आरबीसी में कितना होता है ये देखा गया, तो क्योंकि उसी पे स्टडी चल रही थी, चलो लगे आज इसका भी देख लिया जाए। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ये डेटा को आप लोग याद कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है। Okay, sir.
ये इसमें यस 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है. Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral. जैसा कि बताया ना कि कितने आराम से निकल गया, हमने कोई सेलुलर एक्टिविटी की, हमने कोई केमिकल रिएजेंट मिलाया, कुछ किया, कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया, आराम से निकल गया, तो मतलब कि बाहर ही था, निकल गया. जैसे होता है नहीं कि हमारा कोई फ्रेंड है, आगे वाले कमरे में बैठा है, आजा आजा आजा, उसके लिए पकड़ के बाहर निकाल के जल्दी निकल जाता है, पर कोई कमरे के अंदर अपनी मम्मी गोद में बैठा हुआ है, तो उसको निकालना बहुत टफ होता है. तो वो इंटीग्रल प्रोटीन हो गया जो मम्मी गोद में बैठा है, और जो बाहर बरामदे में टहल रहा है बालकनी में, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया. So depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral. Peripheral proteins lie on the surface of membrane, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane. जैसा कि हमने कहा कि सरफेस पे होता है, टोटली बरीड होता है इसमें. अब देखो आगे चलते हैं हम लोग. अब हम लोग आते हैं कि an improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. Okay. सिंगर एंड निकोलसन, अब गाना गाते थे, सिंगर थे पता नहीं, पर सिंगर एंड निकोलसन 1972 वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मतलब कि लिपिड फ्लूइड की तरह बह रहा है, और उसमें प्रोटीन मोज़ेक के रूप में बैठा है, प्रोटीन भी चारों तरफ डांस कर रहा है, मतलब पूरा डांस फ्लोर बना रखा है वहां पे. अकॉर्डिंग टू दिस, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड enables lateral movement of the proteins within the overall bilayer. लिपिड जो बाइलेयर होती है बेटा, वो क्वासी फ्लूइड होती है. एक तो फ्लूइड होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, मतलब कि लगभग लगभग जेली टाइप का है, बहुत ज्यादा पानी की तरह भी नहीं है और बहुत ज्यादा सॉलिड भी नहीं है. इट्स नॉट, नीदर इट्स लाइक वाटर, नीदर इट्स लाइक अ रॉक, इट्स जस्ट काइंड ऑफ जेली लाइफ ऑफ थिंग, मतलब एकदम लिक्विड जेली. तो उसमें क्या होता है कि लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का होता है. सो फ्लूइड है, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट ऐसे ऐसे, लेटरल मूवमेंट ऐसे ऐसे, प्रोटीन का ऐसे लेटरल मूवमेंट होगा. This ability to move within the membrane measures fluidity. इसी को जो है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कहते हैं. मेम्ब्रेन कैसे फ्लूइड की तरह घूमता है. The fluid nature of the membrane is also important for the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junction. अब सपोज करो सेल ग्रोथ करनी, सेल को ग्रो करना है. इफ सेल मेम्ब्रेन इज वेरी टाइट, सेल वांट टू ग्रो, इट इज पुशिंग, आई वांट टू इंक्रीज इन साइज, बट इट्स नॉट, इट्स रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ, ये इसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रही है. तो क्या ग्रोथ होगी? नहीं होगी. लेकिन अगर फ्लूइड नेचर का होगा तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा सेल ग्रोथ, इसलिए फ्लूइड नेचर का होता है. फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर जंक्शन बनाना है, कोई जंक्शन बनाना है, जोड़ना है उनको. अगर उनको जोड़ना है तो कुछ फ्लूइड नेचर का होना चाहिए ताकि वो जुड़ जाए. सिक्रीशन, कुछ सिक्रीट करना है, हार्मोन निकालना है, तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए. एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब कि सेल को खा लिया. अभी हम लोग जब सेल के फंक्शन को देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को देखेंगे, तो उसमें भी एंडोसाइटोसिस देखेंगे क्या है. फिर सेल डिवीजन, अब सेल डिवाइड कर रही है. अभी किसी चीज को ब्रेक करना सॉलिड हो आसान है, कि फ्लूइड या जेली टाइप का उसको करना आसान है, तो सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है. सो अब हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या बेसिक फंक्शन हैं. तो इसको हम रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पे. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन. ट्रांसपोर्ट करती है. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? चीजों को इधर से उधर भेजना, इधर से उधर भेजना, यही ट्रांसपोर्ट जो है काम आता है. तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अभी कितने टाइप का होता है, लेट्स सी इट. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. It is basically of two type, energy dependent and non-energy dependent. Okay, the which is energy dependent and which is non-energy dependent. First we will see the energy dependent, in which we require the energy. This is of two types. Not required energy, not energy required. And then the next set we will see energy required. If you want to do something, then you require the energy, and sometimes we do few work passively and sometimes we do work the actively. So in the same manner,
which is the first one is the passive transport. When we are in active mode and when we are in passive mode, you know that when you are sleeping, then you are in passive mode, and when you are running, then you are in active mode. Okay. The next is the facilitated diffusion. Okay. Facilitated diffusion. Facilitated transport. The things in which energy is required is known as the, there are also two types, sorry. The active transport, and the third is the fourth is the bulk transport. These are the basically four type of transport: passive transport, facilitated transport, in which energy is not required, and the energy is required. You can see here ATP is required, the active transport and the bulk transport. In the passive transport, you see in the passive transport, it is also basically of two types. Passive transport is of two types: the diffusion and the osmosis. And facilitated transport is done with the help of permeases protein. Okay, here are the permeases protein. Permease means permit. The permease word is taken from the permit. It permits to go. Permease protein are there. And third one is the active transport, in which energy is required. This is also of two types. You can say the active transport by the carrier proteins. Means there are few proteins which acts as the carrier. They help to transport the things. Carrier protein. And the rest is the gated channel. Next one is the gated channel. Means it's kind of gate on which a guard is sitting. We have the gate in the societies ना, there is a guard, वहाँ guard बैठा रहता है डंडा टोपी पहन के, भैया जाना मत, रुक जाओ. उसी तरीके से गेटेड चैनल होता है. इन सब में एटीपी चाहिए होता है. तो बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क माने कि ढेर सारा, जैसे होता है ना कि बल्क में सामान खरीद लिया. अब सेल को क्या होता है कि कई बार छोटी छोटी चीजें डिफ्यूजन से भेज दिया, ऑस्मोसिस भेज दिया, ऑस्मोसिस से मान लो वाटर भेज दिया, डिफ्यूजन से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भेज दिया, परमीजेस प्रोटीन से वो प्रोटीन उन चीजों को भेज दिया जो हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर से जा नहीं सकते थे, उनको कोई दिक्कत हो रही थी. गेट वाले चैनल चला गया. बड़ी बड़ी चीजें, मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़ी बड़ी चीजें भेज दी हैं. तो सेल क्या करती है कि दो चीजों से भेजती है: एंडोसाइटोस एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस. ओके, कभी सेल में आया था चैप्टर में एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस का बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, अमीबा जैसे खाना खाता है. अभी एंडोसाइटोसिस भी दो तरीके की होती है. एक होती है आपकी पिनोसाइटोसिस, दूसरी होती है फैगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जब पानी, वाटर ड्रॉपलेट्स या फ्लूइड की कोई चीजें खाई जाती है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं. और फैगोसाइटोसिस में जब कोई फूड पार्ट की बड़ी चीज कोई खाई जाती है उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं. अब एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस. So what happens in the diffusion? What happens in the diffusion? Visran. In diffusion, the particles moves from the higher concentration towards the lower concentration.
ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जब पार्टिकल मूव करते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जैसे जहां पे पानी ज्यादा हो वहां से डिफ्यूजन आसानी से होगा कम पानी की तरफ। सपोज करो आपने आपको एक कमरे में बैठे हो, ठीक है, कमरे में आप बैठे हो, आपके कमरे किसी कोने में आपने स्प्रे कर दिया, बढ़िया परफ्यूम स्प्रे कर दिया एक कोने में, थोड़ी देर बाद वो लोअर कंसंट्रेशन यानी कि बाकी कमरे की तरफ फैल जाएगा। जहां आपने स्प्रे किया वहां पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा था, अब वो धीरे धीरे लोअर कंसंट्रेशन कमरे के उन एरियाज में जहां पर परफ्यूम नहीं है वहां धीरे धीरे फैल जाएगा और कमरे में बढ़िया खुशबू फैल जाएगी। सो इट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन इज द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है किसका, पार्टिकल्स का। सेकेंड थिंग, अगर सपोज करो ये तो पार्टिकल्स का हो गया, अब अगर आयन का हो जाए तो, अब अगर आयंस का हो जाए तो क्या होगा? तो उसको कहेंगे कि ये हायर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की तरफ चला गया। ये क्या कहेगा? हायर, दिस सिंबल इज द हायर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल से ये अभी हम लोग नीट फाउंडेशन का बेटा पढ़ रहे हैं। हाँ, लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की तरफ चला गया। अब आयंस भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है कैटायन। कैटायन आपका क्या हो गया? पॉजिटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम लोग कैटायन कहते हैं। तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ डिफ्यूज कर जाएगा। उसी तरह एनायन हो गया आपका, ये निगेटिव आयंस होते हैं, तो ये क्या होंगे? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये मूव कर जाएगा। ओके, it will move from the electronegative side to the electropositive side. This is the diffusion of the particles and ion. What if water moves through the diffusion? If the water moves through the process of diffusion, this process is known as the osmosis. Okay, movement of water by diffusion. So osmosis is nothing. Osmosis is nothing. It is the movement of water by diffusion through a semi-permeable membrane. So your plasma membrane is the semi-permeable. Semi-permeable means the thing which permit everything, and the semi means half permeability. जो आधी चीजों कुछ चीजों को जाने देती है, कुछ चीजों को नहीं जाने देती। ओके, ये ओके ठीक है, ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे सिर्फ लड़कियां अलाउड हैं, सेमी परमिएबल हॉस्टल, only girls will be allowed, boys will not be allowed. In the same manner, semi-permeable membrane says that okay, few things will be allowed, few things will not be allowed. Osmosis is the movement of water by the diffusion through the semi-permeable membrane. Now we go for the active transport. This is the example of passive transport. Now we will go for the facilitated diffusion. Facilitated diffusion, you saw that facilitated diffusion, no energy is required. This no energy is required. एक प्रोटीन का ऐसे चैनल टाइप स्ट्रक्चर होता है। ओके, यहाँ पे परमिएज प्रोटीन आया, पार्टिकल आया, पार्टिकल यहाँ पे था, सपोज करो दिस इज द पार्टिकल एंड इट गोज इनसाइड। सो फैसिलिटेटेड
transport. No energy is required. Permease protein is there which permits movement. वो कहता है भैया एनर्जी एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है तुम्हें जाने में दिक्कत हो रही है, लो मैं एक रास्ता बना देता हूँ, मैं टनल बना देता हूँ, सुरंग बना देता हूँ, तुम उसमें तुम बेटा आराम से चले जाओ। अब क्या होगा कि हम लोग चलते हैं। सो दीज आर नोन एज द कैरियर प्रोटीन, इसको कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन में परमिएज प्रोटीन होता है, इसको हम लोग कैरियर प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये कैरी करता है। ओके, ये कैरी करता है कि ठीक है हम इस चीज को बाहर भेज दे देंगे, बट आई डोंट वांट द एनर्जी। ओके ठीक है फाइन, मैंने टनल बना लिया, गो, जस्ट गो एंड एंजॉय। नाउ इफ वी गो फॉर द active transport, in the active transport energy is required, and energy is required in the form of ATP. ये ATP कहाँ से आता है बेटा? ATP आता है आपका ग्लूकोज से। वी नो सेल में ग्लूकोज होता है, हम खाना खाते हैं हमारे अंदर ग्लूकोज जाता है, जब हम खाना खाएंगे हमारे अंदर ग्लूकोज जाएगा, तो फिर क्या होगा? जब ग्लूकोज अंदर जाएगा तो ग्लूकोज जो है क्या करेगा? कंज्यूम होगा, फिर वो क्या करेगा? एटीपी की सिंथेसिस करेगा। जब ग्लूकोज एटीपी की सिंथेसिस करेगा तो एटीपी क्या करती है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। ये एटीपी कहता है भैया सब इस लाइक के हम एक सिंगल पॉइंट लेंगे, एक सिंगल पॉइंट एटीपी का लेंगे तब काम करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये कहता है कि आई विल टेक अ सिंगल पॉइंट ऑफ द एटीपी एंड आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट। सो द एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज in this energy is required. So these are the, there are two methods. एक तो कैरियर प्रोटीन होता है बेटा, कैरियर प्रोटीन होता है जिसकी मदद से वो क्या करता है? कैरियर सल्यूट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सपोज करो आपकी ये मेम्ब्रेन होती है, कैरियर प्रोटीन करता है कैरियर सल्यूट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब कोई मान लो कोई चीज को भेजनी है, कोई भी चीज इसको अंदर भेजनी है, तो ये क्या करेगा कि ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा उसके साथ, और फिर इट विल थ्रो। फिर क्या होगा? इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। सपोज करो यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन हमने बना दिया, ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन है, ये फॉस्फोलिपिड है। अब एक सल्यूट आया अंदर, यहाँ पे ऐसे ऐसे आ गया। अब ये क्या करेगा कि ये रोटेट कर जाएगा, ये बेटा ये रोटेट कर जाएगा। कैसे रोटेट कर जाएगा? ये टर्न, इट विल टर्न अपसाइड डाउन, ये टर्न अपसाइड डाउन करेगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और ये चीज नीचे आ जाएगी। सपोज करो ये सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF, मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल, ECF आउटसाइड, और ये आपका है इनसाइड। सो क्या हुआ? इस एक सल्यूट पार्टिकल आया, ठीक है, ये मान लो सल्यूट पार्टिकल है, इसने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया, किसके साथ? प्रोटीन के साथ। ये आपका हो गया प्रोटीन। सल्यूट पार्टिकल आया, यहाँ घूमते टहलते मजे से आया, भैया हमको कोई नींदर पहुंचाओ, मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। तब कहेगा आजा बेटा मैं तुझे अंदर ले जाता हूँ। अब ये सल्यूट पार्टिकल अंदर आ गया, कंफर्मेशनल चेंज, यहाँ पे आएगा, प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा। आ गई मेरी जान, आ जाओ, अब इसे पकड़ लेगा ये। अब ये कहेगा अब देखो मैं सर्कस दिखाता हूँ। अब प्रोटीन क्या करेगा? गुलाटी मारेगा, सर्कस दिखाएगा, यू टर्न डाउन हो जाएगा। अब ये बेटा अंदर चला गया, कहेगा वाह मजा आ गया, तुमने तो क्या झूला झुलाया मुझे। और ये झूले के साथ जो है सल्यूट पार्टिकल अंदर चला गया। तो कैरियर प्रोटीन क्या करता है कि गुलाटी मार के बंदर की तरह इसको अंदर की तरफ भेज देता है, जिससे द कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है। पहले ऊपर की तरफ था, अब पहले ऊपर की तरफ था, देखो इसका माउथ अब नीचे की तरफ हो गया, ही कंफर्मेशनल चेंज हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक इस तरीके से होता है।
अब गुलाटी मारने के लिए एनर्जी चाहिए, कोई बीमार आदमी दौड़ नहीं सकता, इसीलिए कंफर्मेशन चेंज करने के लिए भी इसको एनर्जी चाहिए, एक एटीपी चाहिए होता है। तो इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, द गेटेड चैनल। व्हाट इज गेटेड चैनल? गेटेड चैनल जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि गेटेड चैनल में सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा आपका है सोडियम पोटेशियम पंप का। ऐसे सपोज करो कि ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अब ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब प्रोटीन को बाहर भेजना है, तो होता क्या है कि यूजुअली सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है बेटा। सेल के अंदर क्या होता है? पोटेशियम ज्यादा होता है, और सेल के बाहर जो है सोडियम कम होता है। तो ये क्या करता है कि एक एटीपी की रिक्वायरमेंट से एक एटीपी लेता है, इस एटीपी की मदद से ये 2 सोडियम को बाहर फेंक देता है और 3 पोटेशियम को अंदर फेंक देता है। 3 पोटेशियम को अंदर फेंक देता है। तो इसको कहते हैं कि सोडियम बाहर चला गया और पोटेशियम अंदर आ गया, ठीक है। यही पोटेशियम को अंदर भेज भेज के एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पोटेशियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा रखी जाती है, इसी वजह से ज्यादा रखी जाती है कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। अब 2 सोडियम होता है, ठीक है। अब 2 सोडियम बाहर गया, 3 पोटेशियम अंदर आया, किससे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एटीपी ये बैठा रहता है गार्ड की तरह, गार्ड की तरह बैठा रहेगा, भैया नहीं, जब तक हमको एक तुम कॉइन नहीं दोगे एटीपी का, तब तक मैं नहीं आने दूंगा। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि जैसे आप लोग सोडे की बोतल में सोडा पीते हो ना, तो पानी बनाते हो, सोडा बाहर आता है, सोडे का ढक्कन खुला जाए तो सोडा बाहर आता है, वो नीचे तो जाता नहीं है। तो सोडियम से सोडा याद कर लो आप, सोडियम, सोडा आउट, और जब सोडा आउट हो गया तो पोटेशियम इन हो जाएगा, तो सोडा आउट होता है। सोडा जब सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है कि सोडियम बाहर जाता है, 2 सोडियम को बाहर भेजा जाता है, पोटेशियम को अंदर भेजा जाता है। इसमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोजन पंप भी होता है, एक पोटेशियम हाइड्रोजन पंप भी होता है। वो कहाँ पे होता है पोटेशियम हाइड्रोजन पंप? पोटेशियम हाइड्रोजन पंप होता है गार्ड सेल में। पोटेशियम हाइड्रोजन पंप गार्ड सेल में होता है। ये गार्ड सेल्स होती हैं आपकी स्टोमेटा में, गार्ड सेल स्टोमेटा में होती हैं। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि गार्ड सेल्स में कैसे वो खुलती हैं, कैसे बंद होती हैं, इसी पोटेशियम हाइड्रोजन पंप की वजह से, ठीक है। तो आप इसे ऐसा कर सकते हो कि सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, तो सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है। दिस इज रॉन्ग, यू कैन 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है, ठीक है। इसे आप करेक्ट कर लीजिए। तो यही सोडियम पोटेशियम पंप में गेटेड चैनल के थ्रू एनर्जी रिक्वायरमेंट में होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट 2 में हम लोग बाकी चीजें पढ़ेंगे कि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये थोड़ा बड़ा चीज है, इसमें टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लोग जो है गेटेड चैनल पढ़ चुके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके, ठीक है। हम लोग यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन पढ़ा, कैसे कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन कैसे कंफर्मेशनल चेंज से काम करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैसे परमिएजेस प्रोटीन काम करते हैं, डिफ्यूजन कैसे हाई टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन है। फिर ये हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो बेसिक फंक्शन देखा सेल का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा हमने, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में जाना इस तरह से, और लिपिड फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है इसके बारे में हमने जाना। तो इस तरह से सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वीडियो का पार्ट 1 खत्म हो गया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो खत्म होने के पहले आप लोग कमेंट जरूर करिए कि एनर्जी रिक्वायरमेंट किस में होती है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में, जब
पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कौन सा एनर्जी रिक्वायर्ड, कौन से प्रोसेस है जो एनर्जी रिक्वायर करती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका एग्जांपल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन है कि किस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।